ऑलराइट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इट्स योर मई जून 2022 ऑफ योर ओ लेवल मैथ्स कोर्स कोड इज़ 4024, वेरिएंट इज़ 1 2। सो लेट्स स्टार्ट। वर्क आउट 2/3 + 1/6 एन इजी क्वेश्चन। आपने जस्ट यहाँ पर एलसीएम से स्टार्ट करना है। 2/3 + 1/6 एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 6, 3 2s are 2 2s are 4 + 1 विच इज़ इक्वल्स टू 5/6। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, 0.4 इंटू 0.2, 4 2s are 8। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा। पॉइंट के बाद दो नंबर होने चाहिए, सो दैट विल बी 0.08। नेक्स्ट वन, Asha asked a group of students about their favorite fruit. The table and pictogram show some of the results. Fruit are given, that is apple, banana, orange and melon. अब आपको यहाँ पर पहले बताना है कि भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये मेलन आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बनाना किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर आपको की दी है कि एक सर्कल जो है वो 4 लोगों का वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये होगा 4, 8 और 12। तो इसका मतलब बनाना क्या होगा, हमारे पास 12 होगा, ठीक है। ऑरेंज हमारे पास हैं 5। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास एक तो बनेगा कंप्लीट सर्कल, ये तो आपने 4 को रिप्रेजेंट कर दिया, और एक बनेगा क्वार्टर सर्कल। तो हम बनाएंगे यहाँ पर एक क्वार्टर सर्कल, ये आ जाएगा, ठीक है। एप्पल कितने हमारे पास 8 हैं। 8 का मतलब ये हुआ कि वी नीड टू कंस्ट्रक्ट 2 सर्कल्स, ठीक है। ये मेरे पास एप्पल आ गया। मेलन कितना है मेरे पास, ये आ गया 4। और अगर ये पूरा होता तो 8 हो जाते, लेकिन ये चूँकि बिल्कुल एक रह गया है तो दैट विल बी 7। तो ये आपके पास हो गए इसके आंसर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, राइट डाउन द मोड। मोड क्या होगा भाई, आपके पास सबसे ज़्यादा कौन अकर कर रहा है? सबसे ज़्यादा आपके पास बनाना अकर कर रहा है, सो दैट इज़ योर मोड बनाना। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, question number 3 from the topic inequalities. A and B are vertices of a quadrilateral. L line is the line of symmetry of the quadrilateral. Find the coordinates of the two vertices of the quadrilateral. अब वो quadrilateral आपका ऐसा होगा कि ये आपके पास line of symmetry है, तो भाई उसके पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये आपको बताना है। तो पहली बात, उसका एक पॉइंट मेरे पास जो आपको देख के नज़र आ रहा है, भाई अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ हो सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि आपने एक पॉइंट यहाँ बनाया, एक पॉइंट यहाँ बनाया, और अगर मैं इनको कनेक्ट करूँ तो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री वही होगी जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको मैं रब करूँगा, समझाने के लिए बताया था। तो हमारे पास एक आंसर आ गया कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए। एक हमारे पास हुआ 3 and 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो एक हमारे पास आ जाएगा 3 and 4 दिस वन, और एक आ जाएगा हमारे पास 4 2। ये आपके आंसर हो जाएंगे, सही है बेटा। नेक्स्ट वन, द टेम्परेचर इनसाइड ल्यूक्स हाउस इज़ 18, द टेम्परेचर आउटसाइड इज ल्यूक हाउस इज़ -3। फाइंड द डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या आ रहेगा, बहुत सिंपल है, हाइस्ट माइनस लोवेस्ट, सो दैट विल बी 21 आंसर। Luke's thermometer measures the temperature correct to the nearest degree. At midnight, the thermometer measures the temperature outside is -6. Find the upper bound of the temperature outside the midnight. सबसे पहली बात आपको दिया हुआ है करेक्ट टू द नियरेस्ट डिग्री, इसका मतलब है 0.5 डिग्री की बात की जा रही है, ठीक है। आपका जो टेम्परेचर है वो है -6। अब हमारे पास -6 की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएंगी हमारे पास -5.5 और एक हमारे पास आएगी -6.5, ठीक है। हमसे बात की जा रही है अपर बाउंड, सो द अपर बाउंड विल बी -5.5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, द स्केल ड्राइंग शो द पोजीशन ऑफ 2 विलेज ए एंड बी। द स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर टू 2 किलोमीटर। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड बी। अब ये मैं अभी नहीं कर सकता, मेरे पास यहाँ पर स्केल नहीं है, बट आपने क्या करना है, आपने ए बी की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। जब आप इसको मेजर करेंगे तो लेट सपोज, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट सपोज हमने इसको मेजर किया और हमारे पास इसका आंसर आता है, लेट से 10 सेंटीमीटर आता है, मान लीजिए। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या आएगा, मैं आपको रफली एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं इसको मेंशन भी कर रहा हूँ कि ये एग्जांपल है। तो लेट सपोज अगर ये 10 सेंटीमीटर आएगा, उसने कहा कि इनका एक्चुअल डिस्टेंस बताएं, तो आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि भाई अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 2 किलोमीटर को, तो 10 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सो दैट विल बी 5। तो आपके हिसाब, मेरे इस एग्जाम्पल के हिसाब से आंसर आएगा 5। बट वही वाली बात कि ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल पे बताया है, इसका आंसर डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने स्केल से मेजर करके काम करना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट वन,
मेजर द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। ये भी चूँकि स्केल ड्राइंग है, आपने इसकी बेरिंग निकालनी है। बी फ्रॉम ए का मतलब ये हुआ कि आपने अपने डी से ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल मुझे नज़र आ रहा है कि ये मेरा एक एक्यूट एंगल होगा, तो इट कैन बी 60, इट कैन बी 65, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा कि आपने इसको मेजर करना है डी से। आगे बढ़ते हैं। कबीर इन्वेस्ट 250 इन अ सेविंग अकाउंट, द अकाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कीवर्ड है आपके पास कि ये सिंपल इंटरेस्ट है एट अ रेट ऑफ 1.5% पर ईयर। तो ये आपका रेट आ गया, ये आपका प्रिंसिपल आ गया, और आपसे कहा है कि एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स आपको निकालना है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब पहले हम निकाल लेते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है भाई? PRT डिवाइडेड बाय 100। What is your principal? Principal is 250. What is rate? Rate is 1.5. What is time? Time is 4 divided by 100. Alright, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये कैंसिल हुआ। 5 5s are 25, 5 2s are 10, 2 1s are 2 2s are। ये आपके पास बन गया 5 2s are 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 15। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट क्या थी? अमाउंट थी प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज़ 250 प्लस इंटरेस्ट इज़ 15। तो आपने सिंपल दोनों को ऐड करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टोटल। अच्छा, टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तो आपके पास सिंपल 15 ही आ जाएगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। हमें टोटल अमाउंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 9, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 85। कैलकुलेट द शेडेड एरिया, गिव योर आंसर इन सेंटीमीटर। अच्छा जी, पहली बात है यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन पे ज़रा ख्याल रखिएगा, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में बात चल रही है। ठीक है, तो हम ये पहला काम ये करते हैं कि आपको अपना आंसर देना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को कन्वर्ट कर लें। तो 85 को अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लेके जाएंगे, यूनिट टू डिवाइडेड बाय 10 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.85। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास? दैट इज़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। कैलकुलेट द शेडेड एरिया, तो आपने 9 में से सिंपल माइनस करना है 0.85। तो 9 में से अगर मैं पूरा 1 माइनस करता तो ये 1 होता, तो इसका आंसर आ जाएगा 8.15। ये आंसर है। नेक्स्ट वन, डायग्राम शो द पेंटागन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब पेंटागन का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एन की वैल्यू 5 आ गई। पहले हम निकालेंगे सम ऑफ एंगल। सो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180। ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं पॉलीगॉन्स का। n क्या है? n इज़ 5 - 2 इंटू 180। 5 - 2 3 इंटू 180 एंड 3 इंटू 180 इट्स 540। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप तमाम एंगल्स को ऐड अप करोगे सो यू विल गेट 540। अब हम इसको ऐड करते हैं। 110 प्लस 95 प्लस a प्लस 125 प्लस 65 इज इक्वल्स टू 540। अब इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ आपका एक ही अननोन है, वो a है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा प्लस माइनस पे काम करना पड़ेगा, तो हम एक काम ही करते हैं, लिख लेते हैं इसको। 110 प्लस 125 प्लस 95 एंड 65 ऐड कर लें इसको। 5 + 5 10 + 5 15 15। अब इसको ऐड करते हैं। 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 9 इज़ 19 19 आ गया एंड 1 + 1 2। तो मेरे पास आ गया a + 295 इक्वल्स टू 540। ठीक है, सो a इक्वल्स टू 540 माइनस 295। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। 540 में से आपने 295 को माइनस किया। 10 - 5 इज़ 5। 13 - 9 13 - 9 it's 4 and 3 - 2 it's 1। So the value for A is 145। ये आपका आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9। यू हैव अ पैटर्न। पहले में आपके पास कितने हैं? 5 हैं, फिर आपके पास 8 हैं, फिर 11 हो गए। इसका मतलब है अब इसका डिफरेंस 3 3 का आ रहा है, तो ये आपका 14 आ जाएगा एंड देन इट्स 17। फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ n फॉर द नंबर ऑफ काउंटर्स। क्योंकि आपका डिफरेंस कांस्टेंट है तो आप सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। a + n - 1 d। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, n की जगह n रहेगा, d इज़ व्हाट? योर डिफरेंस। सिंप्लीफाई किया, यू गॉट 5 + 3n - 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3n + 2। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट वन,
Shani has 100 counters. She uses some of the counters to make pattern 20. She uses all the remaining counter to make pattern K. Find the value of K. तो उसके पास 100 काउंटर्स हैं, तो जब 100 काउंटर्स होंगे तो वो ही यूज सम ऑफ द काउंटर्स टू मेक पैटर्न 20. ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं कि 20 पैटर्न में उसको कितने काउंटर्स चाहिए होंगे. तो हमारा एक्सप्रेशन था 3n + 2. हमने यहाँ पर प्लेस किया 20 + 2. 3 20s are 60 + 2 62 आ जाएगा. अब उसके पास टोटल काउंटर्स कितने थे? 100 में से उसने 62 यूज़ कर लिए, तो बचे कितने उसके पास? दैट विल बी 38. अब वो बाकी काउंटर यूज़ कर रही है क्या बनाने के लिए? काउंट पैटर्न के. अब क्या करेंगे? अब आपके पास जो एक्सप्रेशन था 3n + 2 उसको आप इक्वेट करेंगे 38 के साथ. सो 3n = 38 - 2 36, n = 36 डिवाइडेड बाई 3, n = 12. ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट वन. A bag contains red balls, blue balls and green balls. The ratio red balls to blue ball is given, green ball to blue ball is given. Work out the fraction of the blue balls that are blue. All right. आपको चाहिए फ्रैक्शन, तो मेरे पास क्या है? रेड, ब्लू एंड ग्रीन. अब मेरे पास रेड क्या है? 3:8 एंड ग्रीन क्या है? 2:5. क्योंकि दोनों में आप नोट करो दोनों में ब्लू आ रहा है, तो हमें इन दोनों को सेम करना पड़ेगा. इनको सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दूं 8 के साथ, तो अब मेरा फैक्टर को जैसे आ जाएगा 3 5s are 15, 5 8s are 40 एंड 2 8s are 16. इसमें ब्लू का क्या है मेरे पास? ब्लू इज़ 40 और टोटल फ्रैक्शन क्या है? अगर आप इन तीनों को ऐड अप कर दो, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगा 15 + 40 + 16, सो फ्रैक्शन में हमेशा डिवाइड में आपका टोटल नंबर होता है. So that will sum up to 71. ये आपका आंसर है. All right, next one. Use a straight edge and compass only to construct the bisector of angle PSR. अब चूँकि मेरे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, तो मैं खाली यहाँ पर आपको ये पार्ट एक्सप्लेन करूँगा. आपको बाइसेक्टर बनाना है PSR का. PSR मतलब इसका बाइसेक्टर बनाना है. आप करेंगे क्या? आप यहाँ पे रखेंगे कंपस, एक आर्क यहाँ लगाएंगे, मॉडरेट रेडियस का एक आर्क यहाँ लगाएंगे. मॉडरेट का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी रेडियस ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है. कोशिश ये करिएगा कि जब आप एक बार रेडियस ले लेना, अब वो चेंज ना हो. एक आर्क आपने लगा दिया, दूसरा आर्क आपने कंपास को यहाँ रखा, और एक आर्क लगा दिया आपने उसी रेडियस का, कंपास को यहाँ रखा, आर्क को लगा दिया. जहाँ पर आपका पॉइंट आ गया उस पॉइंट को आपने एस से मिला के लाइन को एक्सटेंड कर दिया. तो ये जो लाइन बनेगी, जो मैंने बहुत ज़्यादा रफली बनाई है, मैं बता रहा हूँ भाई ये पार्ट मैंने रफली किया है, आपने रफली नहीं करना है, आपने इसको कंपास से करना है. ठीक है राइट. तो अगला पार्ट ये तो आपने सिंपल इसका बनाया, इसका बाइसेक्टर. नेक्स्ट वन. पॉइंट Q लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल एंड इज क्लोजर टू PS देन RS. अब देखें ये हमारे पास लोकस की कंडीशन होती है, क्लोजर टू PS देन RS. तो ये आपके पास PS है, ये आपके पास RS है. क्लोजर टू PS का मतलब ये हुआ कि आपके पास इस लाइन से यहाँ पर होना चाहिए. ठीक है. शेड द रीजन इन विच X मस्ट लाई. तो उसने कहा कि PS से करीब होना चाहिए, तो PS से करीब आने का मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला रीजन शेड किया जाएगा. ये वो रीजन होगा जो कि PS से नियर हो जाएगा. क्योंकि जब कोई पार्ट हमारे पास, जब कोई पॉइंट इस लाइन पर होगा, तो वो हमेशा PS और SR से हमेशा बराबर होगा. अगर ये कहता कि RS से नियर हो, तो मैं इस लाइन से यहाँ जाता. क्योंकि इसने कहा क्लोजर टू PS है, तो मैं इस लाइन से लेफ्ट जाऊँगा. ठीक है, ये आपका बनेगा शेडेड रीजन. नेक्स्ट वन. राइट पॉइंट 0 0 2 0 3 5 6 1 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अब यहाँ पर स्टार्टिंग 0 हमारे कभी काउंट नहीं करते, तो 0.00 तो होगा, आगे 2 0 3 5 6 1. अब देखें राउंड ऑफ करते हैं. अगर 6 है तो ये इसको कर देगा क्या? 6 करेगा इसको. ठीक है. और अगर ये ऐसे लिखा जाएगा 3 6 ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 0.00204. ये आपका आंसर बन जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में. नेक्स्ट पार्ट. बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर. तो 3.93 हो जाएगा आपके पास 4, 63.7 होगा 60, 0.425 होगा 0.4. √4 इज़ 2 टाइम्स 60 डिवाइडेड बाय 0.4 का मतलब क्या है? यहाँ हो जाएगा 4/10, ये 0.4 हो गया. सो 2 × 60, ये वाला 10 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई. ठीक है, डिवाइडेड बाय 4. अब सॉल्व करना आसान. 2 1s are 2 2s are 2 1s are 2 3s are एंड 30 टाइम्स 10 इट विल बी 300. तो आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 300.
नेक्स्ट वन, रूट 9 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64, रूट 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 64, ये हो जाएगा पावर 3, नॉट 3, इट विल बी 2/3, इट विल बी 2/3। ऐसा क्यों? देखें, अगर 64 की पावर क्यूब रूट होता तो ये होता 64 की पावर 1/3, ठीक है। अगर हम दोनों साइड पर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, एंड दैट विल इक्वल्स टू 64 टू द पावर 2/3। तो ये चीज़ मैंने ऐसे लिखी है, ठीक है। ये रहा 9 का रूट तो हमारे पास 3 होता है, तो इसको मैं 3 कर दूंगा अब तो। ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 64 की पावर 2/3। अगर मैं 64 की जगह लिखूँ 4 की पावर क्यूब, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़ायदा क्या हुआ कि कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16, दैट इज़ इक्वल्स टू 48। ये आपका आंसर आ जाएगा फॉर पार्ट 13। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, क्या कि जब मैंने रूट 9 किया इस पर स्क्वायर भी तो आएगा, तो रूट 9 पर स्क्वायर अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये 9 बचेगा, ये 3 नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे तो ये 9 बचेगा। एंड 9 इंटू 16 इज़ 144, ये आपका आंसर बनेगा। राइट डाउन एन इरेशनल वैल्यू ऑफ एन दैट सेटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी। आपने एन की कोई भी इरेशनल वैल्यू लिखनी है। कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं और मैं यहाँ पर सवाल सेम रखूँ कि आपने इर्रेशनल वैल्यू देनी है, कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है बेटा। आप पहले करें 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, फिर आप करें 3 का स्क्वायर, ये आएगा 9। अब इसके बीच का कोई भी नंबर आप लिखें रूट में, इसके बीच रूट 5 भी आ रहा है, इसके बीच रूट 6 भी आ रहा है, रूट 7 भी आ रहा है, रूट 8 भी आ रहा है, तो ये चारों इर्रेशनल नंबर हैं 2 और 3 के बीच में, ठीक है। ये हमारा काम होता है। इसको अगर हम अपने क्वेश्चन में अप्लाई करें, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, 16 25 के आगे होंगे 4.5 आ रहा है। अच्छा नहीं, अब 25 से अगर मैं निकालूँ इसका आंसर, 25 से एक नंबर पीछे अगर मैं जाऊँगा तो आएगा अंडर रूट में 24, और 24 ऑब्वियसली इस रेंज में लाई कर रहा होगा, तो आप इस रेंज में कोई भी नंबर लिख सकते हैं विद रूट के साथ, तो मैंने वो नंबर लिख लिया अंडर रूट ऑफ 24। नेक्स्ट वन, सवाल रहा तो नहीं क्या? ठीक है जी। राइट डाउन दी नंबर एंड, अच्छा, स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट। तो भाई पहला काम ये होता है कि आप तमाम नंबर को तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाएं, या आप उनको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके चले जाएं। पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। तो लेट सपोज मैं इनको अगर ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर 1 टू -3, बाकी दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपके पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4, ये वाला नंबर हो गया। इसके बाद कौन सा नंबर है? इसके बाद है पावर -3, 0.002, ये वाला हो गया। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2, और बचा एंड पे क्या आपके पास 2000। ये आपके आंसर्स हैं। कीप इन माइंड कि आप इसकी जगह इसको मत लिखिएगा, ये जो क्वेश्चन में दिया जाता है हमने वही लिखना होता है, ठीक है। This is a calculation using number in standard form. A into 10 power -7 divided by 5 into 10 power b equals to 4 into 10 power -16. पहले आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, a into 10 power -7 divided by 5 into 10 power b is equals to 4 into 10 to the power -16, ठीक है। अब हमने यहाँ देखा हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट हमारे पास है रियल का, और एक पार्ट हमारे पास है जिसमें हमारे पास 10 की पावर्स आ रही हैं, ठीक है। तो हम ज़रा इनको इक्वेट करते हैं। तो पहले मैंने a को इक्वेट किया तो ये आएगा a/5 इक्वल्स टू 4, और दूसरा बनेगा 10 पावर -7 डिवाइडेड बाय 10 पावर b इज इक्वल्स टू 10 पावर -16। ये आ जाएगा मेरे पास a इज इक्वल्स टू 20, और ये हो जाएगा 10 पावर -7 माइनस b इक्वल्स टू 10 पावर -16। सिंप्लीफाई करूँगा तो -7 माइनस बी इक्वल्स टू -16, और 16 + 7 इट विल बी 9। ये आपके आंसर्स नहीं है, क्योंकि आप याद रखें कि आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि भाई ये जो नंबर्स हैं ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को प्लग इन करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था a मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 पावर b, ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, a की जगह आपने a की वैल्यू को प्लेस करना है। तो a की वैल्यू क्या हो गई? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय
5 इंटू 10 टू द पावर माइनस बी की जगह आ जाएगा 9। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन हुआ। अब आप ज़रा अपने आप से सवाल करें, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं लिखा, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। अब क्या हो जाएगा, 20 होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो आपने 20 को रिप्लेस किया, इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर 9। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आने लगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, ये बनेगा -7 + 1 -6 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9। अब आपने इसको अपने गिवन क्वेश्चन से कंपेयर करना है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा कि a की पावर होनी चाहिए थी -7, यहाँ पर हमारे पास -7 था। इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों को सॉल्व नहीं करना। तो अब मैं यहाँ पर इसको स्टेप को रिपीट करूँगा। अब मुझे क्या करना है, अब देखिए गौर से, मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7, ठीक है ना, ये तो मेरे पास होना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 था। अब जो ये 1 है ना, 10 पावर ये नीचे रहेगी, तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 पावर 9 पावर -1। अब क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 पावर 8। अब आप इसको कंपेयर करें अपनी गिवन फॉर्म से, तो मुझे समझ में आएगा कि a की जगह 2 आ जाएगा और b की जगह 8 आ जाएगा। ये आपके आंसर्स हैं फाइनल। ठीक है, कैसे हुआ इसको मैं कलर भी करके बता दूं आपको। तो भाई देखें, a कौन था, जो 10 के साथ लिखा था और 10 की पावर -7 थी, तो ये आ गया मेरे पास a, और b क्या था, 10 की पावर डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया मेरे पास b। ये आंसर बन गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट वन, y इज़ प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1, तो y इक्वल्स टू k टाइम्स x माइनस 1 स्क्वायर। ये तरीका है प्रोपोर्शनल लिखने का। जब x 5 है, x की जगह आपने 5 फुट किया, 5 माइनस 1 होल स्क्वायर, k अपनी जगह, y कितना है, y इज़ 32, सो 32 इज इक्वल्स टू k। 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, 32 इक्वल्स टू 16 टाइम्स k एंड 2 इक्वल्स टू k। ये आ गया k का आंसर। जैसे ही k का आंसर आएगा आपने फ़ौरन k का आंसर यहाँ प्लग इन करना है। तो y इज इक्वल्स टू k की जगह 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, और अब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा। अब आपके पास x की वैल्यू क्या है, -2, तो जहाँ पर भी आपके पास x आ रहा है वहाँ पर अब आप -2 प्लग इन कर दें, तो ये आएगा y इक्वल्स टू 2 -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 एंड y इज इक्वल्स टू 18। ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट वन, the graph of x cube upon 5 minus 3x plus 2 is drawn. By drawing a tangent, estimate the gradient of the curve at x equals to -1। जहाँ पर x की वैल्यू -1 है वो आपका ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर पहला काम तो आपने करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। तो पहले तो हम लोग भाई यहाँ पे बना लेते हैं एक टेंजेंट, एक लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे पास करेगी। तो मैं टेंजेंट को ज़रा सही कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है बेटा, जब आपने टेंजेंट बना लिया तो अब आप उस टेंजेंट पे 2 पॉइंट्स को मार्क करोगे। पॉइंट्स लेना आपकी मर्ज़ी है, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ वो पॉइंट जहाँ पे मुझे इंटीजर कोऑर्डिनेट मिल रहा हो, जैसे कि ये एक पॉइंट मैं ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के ऊपर मैं लिख भी रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास x है -1.5 और मेरे पास y है 6, ये एक पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ, मेरे पास ये एक पॉइंट नज़र आ रहा है इंटीजर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1 पॉइंट नहीं, x पर क्या है मेरे पास, ये x पर है 0.5 और y पर है ये 1.4। ठीक है बेटा, जब आपने 2 पॉइंट को ऐसे मार्क कर लिया तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ अपने पास। एक मैंने पॉइंट लिया 0.5 एंड 1.4, और दूसरा मैंने लिया -1.5 एंड 6, -1.5 एंड 6। तो आप बेहतर ये काम किया करो, आप इसको असाइन कर दो कि यार ये मेरे पास x1 y1 है और ये मेरे पास x2 y2 है। अब आपने ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो बेटा y2 क्या है, y2 आपके पास 6 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय x2 इज़ -1.5 माइनस 0.5। 6 माइनस 1.4, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 0.4 गया, तो ये आएगा 4.6 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 0.5 इट्स -2। तो आपका आंसर बन रहा होगा -2.3। ये आपका आंसर आ गया है ग्रेडियंट का। ऑलराइट, अब आपका आंसर इसके आसपास आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा, किसी का भी आंसर सबका वेरी कर रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट, बाय ड्राइंग अ सूटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन। जब आपके पास इक्वेशन कोई गिवन होना
सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपने उस इक्वेशन को अपनी गिवन इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। ठीक है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है y की, वो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x प्लस 2, ये आपकी गिवन इक्वेशन है। और जिसको सॉल्व करना है वो क्या है, एक्स क्यूब अपॉन 5 माइनस 3x इक्वल्स टू 0। अब आप इसको इससे कंपेयर करें तो आपको नज़र आएगा कि एक्स क्यूब अपॉन 5 मेरे पास काम का है, माइनस 3x मेरे पास काम का है, मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास 2 नहीं है। तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है भाई, अब आपने यहाँ पर दोनों साइड पर 2 को ऐड करना है। तो मैंने +2 यहाँ भी किया, +2 यहाँ भी किया। फ़ायदा ये होता है कि अब हमें पता है कि ये पूरी चीज़ हमारे पास y बन गई। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। अब आपने बेटा y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन को प्लॉट करना है। y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन हमारे पास ऐसे बन जाएगी। ये लाइन जहाँ पर भी x को कट कर रही है वो पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं। यहाँ कट किया इसने x को, सॉरी ग्राफ को, 0 पे कट किया ग्राफ को, और इसने इस पॉइंट पे कट किया। और ये जिन जिन पॉइंट्स पर आ रही है उन पॉइंट्स पर हमें मार्क करना है x के आंसर। तो ये क्या होगा, -3.5 6 7 8 और 9, -3.9 कर लेते हैं या 8 कर लेते हैं। ठीक है, तो एक आ गया -3.8 पहला आंसर। दूसरा हमारे पास आंसर कहाँ आ रहा है, जब कर्व को कट कर रही है, ये आ रहा है हमारे पास 0 पर, दूसरा आंसर आ गया 0। और तीसरा आंसर जहाँ ये लाइन कर्व को कट कर रही है, ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 3.9 ऑन पॉजिटिव साइड। तो ये आ गया हमारे पास 3.9। ये 3 आंसर हैं बेटा, ये तीनों आंसर आपको लिखने हैं। जहाँ पर आपकी लाइन कर्व को इंटरसेक्ट कर रही होगी वो इसका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, इट सेज, Rayan says each diagonal of quadrilateral Q divides into 2 congruent isosceles triangles. Draw a ring around each of the quadrilaterals in the list for which Rayan statement is always true. अच्छा, quadrilateral Q डिवाइड कर रहा है 2 congruent isosceles triangles में। 2 congruent isosceles triangle हमारे पास कब कब होंगे भाई, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम स्क्वायर बनाते हैं, ये आ गया स्क्वायर मेरे पास। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल मान लिया। जब आपने बनाया डायगनल, ये डायगनल बन गया। क्या इस डायगनल से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं भाई। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इसको सर्कल करेंगे, स्क्वायर को सर्कल किया जाएगा। रेक्टेंगल में दोनों बराबर नहीं आएंगे हमारे पास, रोम्बस में दोनों बराबर आएंगे क्योंकि रोम्बस एक स्क्वायर की तरह होता है, और बाकी किसी में भी नहीं आएंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर है पहले पार्ट का। नेक्स्ट वन, AXB एंड CXB आर स्ट्रेट लाइन, X इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि X इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। इससे पता है क्या बात साबित हुई, इससे ये साबित हुआ कि AX और BX आपके पास सेम है। AC इज़ पैरेलल टू DB, अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पैरेलल का मतलब वो आप एंगल सेम होना शुरू हो जाएंगे। शो दैट ट्राइंगल AXC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BXD, AXC एंड BXD। तो पहली स्टेटमेंट लिखूंगा मैं कि AX बराबर है BX, और रीज़न क्या होगा, क्योंकि x इसका मिड पॉइंट है। तो जब x मिड पॉइंट होगा तो मेरे पास AX और BX बराबर हो जाएंगे, पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरा मैं कहूँगा एंगल AXC बराबर है एंगल BXD। कीप इन माइंड कि आपने हमेशा एंगल को इसी तरह लिखना होता है, कभी आप ऐसे एंगल मत लिखा करें कि एंगल A बराबर है एंगल B, ये बहुत ही गलत तरीका है, इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंगल हमेशा 3 अल्फ़ाबेट से डिफाइन किया जाता है, और इसका रीज़न क्या होगा, इट इज़ बेसिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑलराइट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है मेरे पास ये। लास्ट वन हमारे पास एक और स्टेटमेंट चाहिए हमको, ये और ये बराबर हो गया। अच्छा, अब हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा क्योंकि हमारे पास लाइंस पैरेलल हैं। तो अब हम लिखेंगे एंगल CAX इज इक्वल्स टू एंगल DBX। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होगा हमारे पास, ये बेसिकली ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑलराइट, अब आपका फाइनल स्टेटमेंट आएगा बेटा, वो मत भूलिएगा आप। फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, आपने इसी को दोबारा लिखना है, ठीक है ना, इसको दोबारा लिखना है लेकिन थोड़े तरीके के साथ। अब आप लिखोगे कि ट्राइंगल AXC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BXD विद द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या किया हमने, यहाँ पर हमारे पास साइड थी और एंगल था, तो हम क्या कहेंगे, ये बराबर है एंगल साइड के साथ। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। नेक्स्ट वन,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स का पहला सब स्टेप क्या था कि आपने एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है y के साथ, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3x माइनस 7। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने यहाँ पर x को बनाना है सब्जेक्ट, ये आएगा y प्लस 7 इक्वल्स टू 3x एंड y प्लस 7 ओवर 3 इक्वल्स टू x, ये आ गया सेकेंड स्टेप। थर्ड ये कहता है कि जहाँ पर x है वहाँ लिख दें आप f इनवर्स ऑफ x, और जहाँ पर y है वहाँ पर आप लिखेंगे x। बाकी चीज़ें एज इट इज़ वही हैं जिस तरह की आपको दी हैं। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया f इनवर्स ऑफ x का, ठीक है। नेक्स्ट वन, इट्स फ्रॉम द सेट, यूनिवर्सल सेट आ गया, p q r आ गया, फाइंड p यूनियन q। यूनियन का मतलब होता है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। p और q के एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखें विदाउट रिपीटेशन, तो ये आ गया a b c d e f g h i, दो बार आ रहा है लेकिन आपने एक ही बार लिखना है, तो ये आपके पास आ जाएगा a e f g h i j, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड n। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं आपने, कौन से, p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q यूनियन r। पहले मैं आपसे कहता हूँ q यूनियन r क्या होगा, तो q और r को असेंडिंग ऑर्डर में कर दें आप, a b c d e f g h i j, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। कोई एलिमेंट मिस तो नहीं होगा, रीचेक कर लूँ मैं, c d e f g h i j, हाँ ठीक है। जबकि g दो बार आ रहा है हम इसको एक ही बार लिखेंगे, f दो बार आ रहा है हम इसको एक ही बार लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास q यूनियन r। p कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, p कॉम्प्लीमेंट होगा कि a e i के अलावा सब आ जाए, मतलब b आएगा, c आएगा, d आएगा, e नहीं आएगा, f आएगा, g आएगा, h आएगा, i नहीं आएगा, j आएगा, ये हुआ p कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए p कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन q यूनियन r, और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए आपको, ठीक है। मतलब अब आप ये देखें कि आपके पास इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है। अगर इनके कॉमन को मैं हाईलाइट करूं तो मुझे d नज़र आ गया कॉमन, मुझे f नज़र आया कॉमन, मुझे g नज़र आया, मुझे h नज़र आया, और मुझे j भी नज़र आया। तो जो जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है उसको काउंट कर लें आप, 1 2 3 4 5। तो क्योंकि n लिखा हुआ था, बल्कि c भी आ रहा है, c भी आ रहा है दोनों में, ठीक है। n लिखा हुआ था तो आपको एलिमेंट्स बताने, दैट इज़ 6, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, ये क्या शेड हुआ है, पहली बात शेडिंग ज़्यादा है या कम है, तो आप बोलोगे शेडिंग कम है। सवाल है इंटरसेक्शन का, कौन यहाँ पर आपको शेड नज़र नहीं आ रहा, तो मुझे नज़र आ रहा है कि यार बी जो है ना बिल्कुल भी शेड नहीं है, ठीक है, बी बिल्कुल भी शेड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब शेड कौन है, शेड मेरे पास है ए और सी का इंटरसेक्शन, तो मैं इसको करूँगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वन 20, ए डी बी सर्कल का सवाल है, सेंटर आपको दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है ए डी बी। बहुत सिंपल, हमें पता है कि जो एंगल सेंटर पर है उसका आधा सर्कमफेरेंस में जाएगा, तो ये आ गया 35। तो बेटा पहले का आंसर आ गया 35। सवाल 1 मार्क का, रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सवाल 2 मार्क का होता तो 1 मार्क उसके रीज़न का होता, ठीक है। नेक्स्ट वन, फाइंड बी सी डी। बी सी डी का मतलब ये हुआ कि आपको ये एंगल निकालने को कहा, ठीक है। अब ये एंगल कैसे आएगा, ज़रा आप इस ट्रायंगल को फोकस करें, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों रेडियस हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि ये ए है, तो ये भी आपके पास ए होगा। अब हमें ए निकालना है, ए निकालने के लिए मेरी वर्किंग क्या होगी, ए प्लस 70 इज इक्वल्स टू 180, 2a इक्वल्स टू 110 एंड a इक्वल्स टू 55, ठीक है। ये तो a आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये पूरा एंगल क्या होगा, तो ये पूरा एंगल आएगा 55 प्लस 25, दैट विल बी 55 80, ये 80 आ गया। अब अगर ये 80 आ गया तो ये एंगल क्या होगा, सो दैट इज़ बेसिकली आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ये हुआ, साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, ये होती है। एंगल ए तो आपने निकाल लिया, ये आ गया 80 प्लस एंगल बी सी डी जो आपको चाहिए इक्वल्स टू 180, तो जाके माइनस कर दिया आपने, यू विल गेट 100 डिग्री, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट वन, 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6,
4 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, यू विल गेट -24। अब आपने दो नंबर को सोचना है, ठीक है, दो नंबर को आपने सोचना है। उन दो नंबर की ख़ास बात यह कि जब वो मल्टीप्लाई हो तो आंसर -24 आए, और जब वो प्लस माइनस हो तो आंसर आए 5। तो ऐसे दो मेरे पास मैजिकल नंबर हैं, 8 और -3, 8 और -3, इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म। तो ये आ गया 4x² और -6 अपनी जगह, क्योंकि टॉपिक का नाम ही मिडिल टर्म है, तो आपकी मिडिल टर्म मॉडिफाई हो जाएगी 8x - 3x। और अब हम सिंपल फैक्टराइज करेंगे, इनमें से कॉमन निकाला, 4x x + 2 -3 और x + 2। अब आपको कॉमन आ रहा है बेटा x + 2, ये क्या बन जाएगा 4x - 3, ये आंसर है। कीप इन माइंड कुछ स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू 0 कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का आंसर इसी फॉर्म में रहेगा, इसको आगे आपने सिंप्लीफाई नहीं करना होता। नेक्स्ट वन इंडाइसिस, 16/x6⁻⁻1 (1/2). सबसे पहली बात नोट किया करें कि यार पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव के लिए आप फ्लिप कर दें, ये हो जाएगा x16 / 16 पावर 1/2। अब ये इसको पावर को दोनों पे अप्लाई करें, x6 होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 16 होल पावर 1/2। न्यूमरेटर में कैंसिल हुआ, 2 1s are 2 3s are, तो ये तो आ गया x पावर क्यूब 16 की पावर 1/2 4, ये आंसर है। नेक्स्ट वन, अ बैग कंटेन्स these 9 letters, isosceles, all right. Note takes one tile from the bag at random. She notes the letter and then puts the tile back in the bag. All right, so that is the case of with replacement. Find the possibility that she does not take a letter E. तो लेटर E आने की चांसेस क्या है मेरे पास, 1 और 2, और लेटर E ना आने के चांसेस क्या है मेरे पास, काउंट करते हैं 9 हैं। 9 में से अगर ये 2 नहीं आ सकते मतलब 7 आ सकते हैं, तो दैट विल बी 7/9, ये हो जाएगा अगर E नहीं आ रहा। नेक्स्ट वन, Noor now takes 2 of the 9 letters at random without replacement. Find the possibility that both tiles show the same letter. अब सेम कब कब आएगा, जब S के साथ S हो या E के साथ E है, और तो कभी सेम आ ही नहीं सकता, तो इन दोनों का केस निकालते हैं। अब लेट सपोज कि उसने पहले S निकाला, S हैं कितने आपके पास देखें ज़रा, 1 2 एंड 3, तो S निकालने का पहला चांस क्या होगा 3/9 और दूसरा हो जाएगा 2/8, प्लस E निकालने का पहला चांस क्या होगा 2/9, दूसरे का होगा 1/8। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2s are 6 प्लस 2 1s are 2, 8 9s are 72, ये आ जाएगा मेरे पास 8/72, दैट इज इक्वल्स टू 1/9, ये आपका आंसर है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23, डायग्राम शोज द मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस 3। रेडियस 3 है, सेक्टर सही है, नज़र आ गया। कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, हमें बात की जा रही है मेजर की, ठीक है। मेजर सेक्टर के लिए पहले आप निकालोगे इसका एंगल, ये एंगल क्या आएगा आपके पास 360 - 80, दैट विल बी 280। तो आपके पास जो आपका एंगल है वो आ गया 280। आपको निकालना है एरिया, वर्किंग फार्मूला क्या होता है, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। आपके पास एंगल क्या है 280 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई, रेडियस इज 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें, 0 और 0 गया, 4 7s are 28, 4 9s are 36, 3 का स्क्वायर 9 और 9 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 7 पाई। सो k इज इक्वल्स टू 7, आंसर। नेक्स्ट वन, 2 - 5x, डिनोमिनेटर वहाँ जब जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 3x + 10, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं, 9x + 3 10s are 30 एंड इट्स 2 - 5x। ये -5x जब वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9x + 5x, 2 अपनी जगह रहा, जबकि 30 वहाँ जाएगा, सो दैट विल बी -30। तो अब क्या बन गया, -28 इक्वल्स टू 9 + 5 इट्स 14x। सो 14 जाके डिवाइड किया आपने, सो x इज़ -2, ये आपका आंसर। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन, अगर आपको इसको सिंगल में लेके जाना है, आप क्या करेंगे, जो जैसा डिनोमिनेटर लिखा है ना आप उसको वैसे ही लिखो, और लिखने के बाद आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा x - 2 के साथ, तो 6x + 3 - 5x + 10। डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके पास एक्सप्रेशन है। कैसे पता है एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन ही नहीं है, इसलिए एक्सप्रेशन है। 6x - 5x x,
10 plus 3 13 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड 2x प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट पार्ट का। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25, OABC and OPQR are parallelograms. A is a point on OP and C is the point on OR. OA is equals to A and OC equal to C. तो O से लेके C मेरे पास C है और O से लेके A मेरे पास A है। OA रेशो OP, OA और OP का रेशो कितना है 1:4। तो अगर ये 1 है, अगर ये 1 है तो O से लेके P मेरे पास 4 है। इसको ज़रूर मेंशन किया करें आप डायग्राम पर। इसी तरह OC और CR दिया हुआ है। O से लेके C कितना रेशो है भाई मेरे पास, अगर ये 2 यूनिट्स होगा तो C से लेके R मेरे पास 5 यूनिट्स होगा। अब देखिए आपके पास जो रेशो है ना वो सेम नहीं है, तो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ कहीं पर भी अप्लाई नहीं करेंगे हम लोग। अब पहले पार्ट में कहा आपको O से लेके R जाना है, O से लेके R, तो बहुत सिंपल है भाई। देखें कैसे, अगर 2 रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है C पर तो O से लेके अच्छा ये O से R था ना, ठीक है। ये लाइन जो मैंने बनाई हुई है, एक मिनट, ये लाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरी है, O से R है ना, ये OC एंड CR, ठीक है। देखें मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, मैंने एक स्टेप ज़रा डायरेक्ट कर दिया। OC और CR 2:3 है, तो अगर ये 2 था तो वो रेशो मेरे पास 3 था। मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ, अगर ये 2 है तो ये मेरे पास 3 होगा, और इसके हिसाब से मैंने कहा था कि पूरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस ये कह रहा था मैं आपसे, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है C को, तो एक तरफ वेक्टर आया, वेक्टर C है, उसके सामने रेशो आ गया 2। हमें जो वेक्टर तलाश करना है वो है O से लेके R, और O से R का रेशो क्या है 5। तो अगर रेशो 5 होगा तो वेक्टर OR होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो OR इक्वल्स टू 5C डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी, 5C डिवाइड बाई 2। अब चाहिए आपको C से लेके Q, C से लेके Q जाना है भैया आपको, ठीक है। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो OR और PQ मेरे पास बराबर होगा, तो भाई P से लेके Q भी मेरे पास आएगा 5C डिवाइडेड बाई 2, ये याद रखिएगा, ठीक है। O से लेके अब आपको P चाहिए, कैसे निकालेंगे, वही वाली स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे कि अगर 1 रिप्रेजेंट कर रहा है A को तो 4 किसे रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली मेरे पास O से लेके और P तक का जो वेक्टर होगा ये आ जाएगा 4A, ठीक है ना। कैसे आया, रेशो की वजह से बेटा। अब आपको सिंपल क्या करना है, आपको O से लेके Q जाना है, C से लेके Q, अच्छा नहीं, तो पहले मैं क्या करता हूँ, C से O आता हूँ, फिर O से P जाता हूँ, फिर P से Q चला जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं C से O आया, C से अगर मैं O आया तो ये हो गया मेरे पास -C, फिर मैं O से लेके गया P तो ये आ गया मेरे पास 4A प्लस का, और फिर मैं गया P से लेके Q तो ये आ गया 5C/2 प्लस 5C डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि 2 C आ गए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4A प्लस 5C/2 माइनस C, 4A प्लस LCM लिया 2, 5C माइनस 2C, ये आएगा 4A प्लस 3C डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा CQ का। ऑलराइट, मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ भाई, ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ OABC एरिया ऑफ OPQR। अब कोई ज़्यादा टेक्निकल काम इसमें करना नहीं, क्योंकि सवाल की वेटेज आपके पास 1 मार्क की है, ठीक है। OABC, अगर आप OABC को देखो तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है हमारे पास वो बराबर होता है बेस इंटू हाइट के। यहाँ पर कंडीशन होती है कि हाइट हमारे पास 90 हो, क्योंकि हम यहाँ पर 90 एग्जैक्टली तो नहीं कर सकते, सवाल भी P1 का है, तो हम इसको बेस और इसको हाइट कंसीडर कर लेंगे अब, ठीक है। तो हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास A है और हाइट हमारे पास C है, दैट इज़ एरिया ऑफ OABC। OABC लिख भी रहा हूँ यहाँ पर, OABC का आपका एरिया आ गया। इसी तरह अब आप एरिया निकालेंगे इस बड़े वाले पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये कितना था हमारे पास 4A था, और ये क्या था हमारे पास 5C/2 था। तो 4A इंटू 5C डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा मेरे पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इसका रेशो निकालना है बेटा। एरिया ऑफ OABC ये आया था AC, रेशो एरिया ऑफ OPQR 2 1s are 2 2s are 2 5s are 10, 10 AC कैंसिल हुआ, ये बचा 1:10। तो आपका आंसर आ गया सिंपल 1:10। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कीप इन माइंड कि इस पेपर में हमने ग्राफ वाले सवालों को बिल्कुल रफली किया है, तो वो आपके
आपके आंसर इससे मैच नहीं करेंगे उसको आपने कंस्ट्रक्ट प्रॉपर करना होगा, फिर उसके आंसर को वेरीफाई कीजिएगा। कोई बात समझ में ना आई हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी अच्छी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।